नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन राज सिंह और आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक खास मेहमान से, स्वाद याद युवा क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज जैन जी से। मनोज जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जय हिंद। आपको कैसा लगता है जब आपको समाज सेवी कहा जाता है? ये समाज सेवी वाला तो कोई ऐसा क्वेश्चन वाली बात नहीं है। ये तो सब अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं स्वाद याद युवा क्लब के, इसकी स्थापना कब, क्यों, कैसे हुई? यादव युवा क्लब की स्थापना आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के सानिध्य में दिल्ली कृष्णा नगर में लगभग 10-11 मेंबर को लेके 2 अगस्त 1994 में हुई थी। और यादव युवा क्लब का जो स्थापना है वो महाराज जी सानिध्य में। क्या क्या गतिविधि कर रही है आपकी संस्था? शहादत क्लब का पहला उद्देश्य तो यही है कि हम चाहते हैं कि जो युवा हैं आज के, जो भटक रहे हैं थोड़े से 8 साल से लेके और 50 साल तक के को हम युवा समझते हैं, उनको हर हफ्ते अभिषेक कराना। दिल्ली एनसीआर में हमने लगभग 600 कुछ अभिषेक कर लिए हैं। दिल्ली में कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा है एनसीआर में भी, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की और दिल्ली पूरा कि जो मंदिर हमसे अभी बचा हो। हमने टोटल मंदिरों में अभिषेक किया है। कितने लोगों की टीम आपके साथ काम करती है? जब शुरू हुई थी तो 10-11 मेंबर की थी और आज लगभग मेरा समझता हूँ तो 1200 मेंबर की टीम है। और हमारी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आगरा, जसवंत नगर, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी, इन शहरों में भी हमारी शहादत क्लब की टीम है। आपकी संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम कर रही है, जानना चाहेंगे हम। शहादत क्लब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। शहादत क्लब का अपना शहादत एकेडमी के नाम से एक लोक तीर्थधाम बड़े गांव में स्कूल है जो लगभग 40 से 45 बीघे में बना हुआ है और नर्सरी से लेके 12वीं तक के उसमें बच्चे पढ़ते हैं और बहुत नॉमिनल फीस पे हम स्कूल को चला रहे हैं। क्या संस्था चलाना कांटो भरा काज लगता है, क्योंकि समय भी चाहिए होता है, पैसे भी चाहिए होते हैं, तो कैसे मैनेज हो पाता है सब? हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो इतने अच्छे और इतने बढ़िया हैं कि कभी हमें पैसे की तरफ तो हमें सोचना ही नहीं पड़ा। कभी भी हमारा कोई भी प्रोग्राम हुआ, कैसे भी हुआ, कभी हमारी पैसे के पीछे बात ही नहीं आई और काम अपने आप होते चले जाते। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले हम ब्लड डोनेशन की गाड़ी आती थी बस, तो उसमें 150, पौने 200, 200, 250, 300 यूनिट तक हमने लोगों ने ब्लड दान दिया है, पर वो हमें उसका कुछ ज़्यादा लाभ मिल नहीं रहा था। फिर हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया उसके अंदर जी। और परिवर्तन करने में हमने क्या किया कि अब हमारा एक ग्रुप है ब्लड डोनेशन के नाम से। हमारे किसी भी जो हमारी जानकारी में है, अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमारी टीम में से मेंबर जाते हैं, सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, जिसको ब्लड की जरूरत है सीधा हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट करते। समय था, कोरोना काल महामारी के दौर से गुजर रहे थे सभी लोग घरों में कैद थे, बाहर निकलने से डरते थे, एक दूसरे से बात करना छूना तो बड़ा मतलब सपना सा था। उस समय आपकी संस्था, आप दिन रात काम कर रहे थे, लोगों को भोजन प्रोवाइड कर रहे थे, कैसा अनुभव रहा आपका? वो जीवन का आनंद था, वो परम सुख था कि लोग घरों में कैद थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, किसी के रिश्तेदार मिलने जुलने वाले तक किसी से मिल नहीं रहे थे। एक कोरोना का ऐसा डर था। हमारी शहादत क्लब की टीम ने दिल्ली एनसीआर में अपनी भोजनशाला तैयार की और घर घर जाके और हॉस्पिटलों में जाके हम लोगों ने खुद से ही भोजन वितरण किया। तो कितने लोगों को भोजन प्रोवाइड करवाते थे एक दिन में? लगभग 400 से 500 लोगों का भोजन हम पहुंचा देते थे। कभी कोई आलोचना भी होती है आपके समाज सेवा के कार्यों से भी? या मैंने तो कभी सुनी नहीं। परिवार का कितना समर्थन रहता है? परिवार का तो बहुत समर्थन है। आप मैक्सिमम टाइम इन चीजों में देते हैं, अपने व्यवसाय पर कम ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार पीड़ित रहता हो, दुखी रहते हो, क्योंकि आप ये अपना समय। परिवार से तो मैं 100% संतुष्ट हूँ। पत्नी बहुत अच्छी है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, पोता पाती सब बहुत अच्छी है। तो घर से तो मैं इतना संतुष्ट हूँ, मैं किसी भी संस्था में किसी भी कार्य के लिए चला जाऊँ, आज तक घर में किसी ने कहा ही नहीं कि आप दुकान में बैठो या काम में ध्यान दो या इस संस्था में ना जाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज युवा पीढ़ी जब देखते हैं हम सड़कों पर, तो सिगरेट और ये स्मोकिंग और नशे के आदि होते जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है? ये कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कारों की भी कमी है। हम अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं पूरा जैसा हमें देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितने भी मंदिर हैं, लगभग तो नहीं पर बहुत सारे मंदिरों में जैन पाठशाला के नाम से एक पाठशाला चलती है बच्चों की,
जिसमें 3 साल से लेके और लगभग मैं समझता हूँ कि 10 साल तक के बच्चों को जैन धर्म की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है। मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को ऐसी पाठशालों में जाएं, भेजें, उनको जैन धर्म के बारे में बताएं। और जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाए तो स्कूल की छुट्टी संडे को होती है, कुछ शनिवार को भी होती है। तो मेरा उन माता पिता सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को ले जाएं, मंदिर में उनसे दर्शन कराएं, अभिषेक कराएं, शांति धारा कराएं और उनमें धर्म के संस्कार डालें, जिससे आने वाली जब उनकी युवा पीढ़ी आएगी तो उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। अच्छा, आजकल एक विडंबना देखी जा रही है, क्रूरती कह सकते हैं इसको समाज में, कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत विचारणीय आपका प्रश्न है कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। और एक ऐसा वृद्धाश्रम हम भी चला रहे हैं बड़े गांव त्रिलोक तीर्थ धाम में। करीब 42 हमारे रूम बने हुए हैं, टॉयलेट अटैच, और 30-35 फैमिली उसमें रह रही है। और 2-3 फैमिली तो ऐसी भी मैंने देखी हैं कि उनके बच्चे हष्ट पुष्ट अपना कार्य कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, पर माता पिता उनके वहाँ वृद्धाश्रम में हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि बच्चों को नहीं करना चाहिए। शिक्षा की कमी है, संस्कार की कमी? इसमें संस्कार की कमी है, शिक्षा की तो नहीं है। शिक्षा शायद उन्होंने ज़्यादा कर ली, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो शिक्षा ज़्यादा दिलाना बच्चों को गुनाह है? हाँ, आज के अनुसार तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख के जो है विदेश चला जाए। वो विदेश उनका भेजने का सपना तो होता है, पर बाद में उनके लिए बहुत दुख का कारण हो जाता है। वहीं जाना, वहीं रहना, वहीं शादी कर लेना और वहीं सेटल हो जाना। देखने को तो ये भी मिलता है कि एक ही शहर के अंदर माँ बाप भी रह रहे हैं और बहू बेटी भी रह रहे हैं और मिल नहीं पा रहे हैं। ये तो उनके आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। और मैं कहता हूँ कि आपने बच्चे की उंगली पकड़ के चलना सिखाया है उसको, तो बच्चे का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता के साथ रहे और उनका पूरा ध्यान रखे। आज की युवा पीढ़ी भाग दौड़ में व्यस्त है, अपना कैरियर बनाने में लगी हुई है। पहले शिक्षा के लिए भागते हैं, फिर अपने कैरियर बनाने के लिए भागते हैं। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए कि उन्हें माँ बाप की सेवा भी करें और नशे से दूर रहें और धर्म का प्रचार प्रसार भी करें, उससे जुड़े? देखो, अगर आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप शहादत क्लब से जुड़े। जी। शहादत क्लब में आपको संस्कार भी सिखाए जाएंगे। आपको कुछ नहीं आता ना, तो भी आप 1 साल में 6 महीने में ऐसे हो जाओगे, कहोगे कि मेरे को ऐसा परिवार कहीं देखने को नहीं मिला है। 1200 मेंबर का परिवार है और मैं तो कहता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे शहादत क्लब मिला। मनोज जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका व्यक्तिगत होगा, आपके जीवन से जुड़ा हुआ। जी कोई जीवन की ऐसी घटना जिसे याद करते हैं तो आज भी अलग अलग फीलिंग होती है आपको? हाँ, एक घटना मेरे जीवन की है। मैं शुरू से जो मेरी पढ़ाई हुई है मेरी दादी बाबा के पास हुई है। 5वीं क्लास तक मैं स्कूल पढ़ा हूँ तो हिंदी मीडियम से। 6ठी क्लास में मेरा एडमिशन नोएडा सेक्टर 22 में गांधी स्मारक विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। एक टीचर थी कमलेश मैम, वो हमारे को इंग्लिश पढ़ाती थी। और जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया तो मेरे को ABCD भी नहीं आती थी कि ABCD के अक्षर कितने होते हैं। पर उनकी मार का डर बहुत जबरदस्त था। जब वो पिटाई करती थी तो डर बैठ जाता था अंदर। तो एक दिन उन्होंने कहा कि सब जो है एक लीव तैयार करके लाना अपने बुखार की और याद करके आना, और मैं कहीं से भी उसकी स्पेलिंग पूछ सकती हूँ। अब जिस आदमी को ABCD नहीं आती तो वो स्पेलिंग कैसे बताएगा जी। और डर बहुत बड़ा। मैं अगले दिन जब स्कूल से आया और जब से लेकर शाम तक, मतलब रात को 9-10-11 बजे तक पढ़ता रहा, पर मुझे क्रूदा प्रिंसिपल से आगे कुछ याद ही नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी मैंने जी। जब नहीं बात बनी तो मैं अगले दिन सुबह स्कूल 2 घंटे पहले पहुंच गया। तो स्कूल के पीछे दुकान में बनती थी, कुंजी बेचती थी वो। मैं एप्लीकेशन की कुंजी लाया और वो हिंदी में लिखी हुई थी। मैंने उसको रट्टा मारा 2 घंटे और मेरे को आज वो सन 84 का, मतलब मान लो आप 16 और 25 41 साल पुरानी एप्लीकेशन आज भी याद है। वो ऐसा डर था? ऐसा डर था वो। टू द प्रिंसिपल GSV चौड़ा रघुनाथपुर नोएडा गाजियाबाद, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सो कैन नॉट दिस। ये एक रहता डर, ये होना जरूरी है। तो आजकल के बच्चों को तो छू भी नहीं सकते आप। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि स्कूल में FIR दर्ज हो जाती है हाँ, उसके ऊपर। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता को कोई डिसीजन लेने चाहिए अपने थोड़े से, और स्कूल में जाके बोल देना चाहिए कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसकी पिटाई भी करनी पड़े तो आप करें, तो सीखेगा जब और मजबूत भी जब होगा। आज के बच्चे एंजाइटी में जी रहे हैं, जरा सा कुछ कह दो कांपते हैं।
कि हमें देख लो, 10 आदमी सामने खड़े हो तब भी शेर की तरह खड़े रहते हैं, डर नाम की चीज ही नहीं है। आज का अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि स्वाद युवा क्लब की भविष्य की योजनाएं क्या करने वाली है संस्था? शादवाद युवा क्लब की योजनाएं हैं कि अभी हम शुरू में तो अभी एक लैब बनाएंगे जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह ये इस तरह की जांच होती है। इसको कोशिश करेंगे कि बहुत नॉमिनल चार्ज पे, अगर मान के चलो बाजार में कोई टेस्ट आपका 1000 रुपये का हो रहा है तो हमारे यहाँ 100 रुपये का, यहाँ से शुरुआत करेंगे। और भविष्य में प्लानिंग जरूर है हमारी कि हम कोई बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाएं ताकि लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले। मूल्य पर मिल सके। ये हमारी प्लानिंग है। आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए मेरा आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपने हमें समय दिया, कीमती समय, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, देखते रहिए पी9 टॉक।